यस, वेरी गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट विथ अनदर रिवीजन सेशन। और आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं बेटा अकाउंट करंट को। ठीक है, आज हम लोग रिवाइज करेंगे अकाउंट करंट को। अकाउंट करंट क्या होता है? एक रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है। बेटा क्या होता है अकाउंट करंट? एक रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह भी हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये एक लेजर अकाउंट के जैसा होता है बिल्कुल। देखिए, जब दो पार्टीज के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हो और उसके बीच में अगर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए अकाउंट करंट बनाया जाता है। एडीडी में ज्यादातर ट्रांजैक्शंस एक पार्टी दूसरे के साथ करते रहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मतलब दोनों पार्टीज बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करेगी। जैसे गुड्स बेचेगी, अलग अलग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगी, कैश आएगा जाएगा, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सभी चीजें यहाँ चलती रहेगी। और जब ऐसा रनिंग ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं तब वहां पे अकाउंट मतलब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट करंट। ओके, सो इसके चार एप्लीकेशंस हैं। एक तो एक मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट के बीच में, ठीक है, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर रिटेलर्स जो होते हैं बेसिकली उनके बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। कंसाइनर कंसाइनी के बीच में, बैंकर और उसके कस्टमर के बीच में, और उसके अलावा जॉइंट वेंचर और उनके कोवेंचरर्स के बीच में जो है ये अकाउंट करंट अप्लाई किया जाता है। सो ऐसे चार जगह हैं स्पेशली जहां पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं और अकाउंट करंट की मदद से आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अकाउंट करंट लिखते कैसे हैं, उसका हेडिंग कैसे दिया जाएगा? सपोज फॉर एग्जांपल ए कस्टमर है और बी अकाउंट उसे बना के देना चाहता है। बी कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है एंड ऑल दैट। तो वो जो बी जो स्टेटमेंट बनाएगा उसे कहा जाएगा ए इन अकाउंट करंट विद बी। याद रखिएगा, मतलब ए कस्टमर है, बनाने वाला बी है, तो उसे नाम क्या दिया जाएगा? ए इन अकाउंट करंट विद बी। ठीक है, उसे नाम क्या दिया जाएगा? ए इन अकाउंट करंट विद बी। मतलब बनाने वाले का नाम बाद में आता है और कस्टमर का नाम पहले आता है। अकाउंट करंट बनाने की टोटल तीन मेथड्स होती हैं। एक है इंटरेस्ट टेबल्स मेथड, एक है बेटा प्रोडक्ट्स मेथड, और तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। इसमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये वाला है, मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, ये सबसे ज्यादा आता है, फिर ये वाला आता है, और ये तो एकदम हार्डली मतलब नहीं के बराबर है ये। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इन सारी मेथड्स की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट टेबल्स मेथड में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाना होगा। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट डेज इंटरेस्ट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट डेज और इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं बेटे, डेबिट और क्रेडिट मैंने दोनों बनाया, ये बिल्कुल अकाउंट जैसा होता है वैसा ही है। आप देख सकते हैं जैसा आपका अकाउंट होता है ना बेटा, ये बिल्कुल वैसा है। आपके अकाउंट के अंदर चार कॉलम होते हैं, यहाँ पे दो कॉलम और ऐड करने पड़ते हैं डेज और इंटरेस्ट के। आप हर ट्रांजैक्शन के ऊपर डेज कैलकुलेट करेंगे। अब आप बोलेंगे सर डेज कहां से कहां तक? बेटे ट्रांजैक्शन की डेट से लेके हमें क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन की डेट से लेके तो हमें मतलब डेट ऑफ अकाउंट करंट तक के डेज पूरे के पूरे कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि ट्रांजैक्शन की डेट अलग हो और ड्यू डेट्स अलग हो। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे एक एक कॉलम और बढ़ जाएगा दोनों साइड में, और वो हो जाएगा ड्यू डेट का कॉलम। और फिर आप क्या करेंगे, जैसे अमाउंट वगैरह आपने नॉर्मल पोस्टिंग कर लिया, और पोस्टिंग कर लेने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेज वगैरह लिखेंगे हर ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट से लेके अकाउंट करंट की डेट तक। उन सभी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंसिंग किया जाता है। इसका ज्यादा एप्लीकेशन आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है ना? बस इतना याद रखिए अभी के लिए कि अकाउंट करंट बिल्कुल लेजर जैसा होता है, लेजर ही होता है मोर और लेस। उसके अंदर बस कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स होते हैं। ओके, फॉर अवर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर्पसेस। आप देख सकते हैं मैंने उसका हेडिंग कैसे दिया हुआ है, ए इन अकाउंट करंट विद बी। ए कस्टमर है हमारा और बी जो है वो अकाउंट करंट बनाने वाला पार्टी है। उसमें इंटरेस्ट कब तक है और उसके क्या रेट से लिया है वो भी आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम्स लेने पड़ेंगे। इंटरेस्ट के कॉलम्स लेते टाइम बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा, आप इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट ट्रांजैक्शंस पे निकालेंगे, आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे निकालोगे। मान लेते हैं डेबिट का टोटल आपका आ रहा है बेटा 500, क्रेडिट का टोटल आ रहा है चलो 300। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि 200 रुपया यहाँ कम पड़ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे 200 रुपया लिखेंगे और इसको ऑपोजिट साइड में जाके चार्ज करेंगे टू बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट।
टू बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, है ना। ऐसा आप ऑपोजिट कॉलम में जाके अमाउंट में इसको चार्ज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम करेंगे, तो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डेज जब आप काउंट कर रहे हैं तो डेज में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना है और अकाउंट करंट की डेट को लेना होगा, ठीक है। वैसे ही जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग डेज निकालते थे, ठीक है, एडीडी में अपन जैसे डेज काउंट करते थे, सेम वैसे ही होगा, कुछ भी नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस, इसके लिए एक स्पेशलिटी है कि ओपनिंग बैलेंस के लिए ओपनिंग डेट भी आपको लेनी पड़ती है। याद रखिएगा, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए आपको ओपनिंग डेट भी लेनी पड़ती है, ठीक है। ओपनिंग डेट भी ले लो और अकाउंट करंट की डेट भी ले लो, ऐसा वो पूरा लेना पड़ता है। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए एक दिन एक्स्ट्रा लिया जाता है हमेशा। तो ये हो गया बेटा पहला वाला मेथड जो है इंटरेस्ट टेबल्स मेथड। इसका एग्जांपल मैं आगे कवर करूंगा, और मींस ऑफ प्रोडक्ट्स इसके साथ में एक्चुअली सब कुछ किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स मेथड में मतलब बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा बेटा प्रोडक्ट्स मेथड में कि आप इंटरेस्ट कॉलम के जगह पे आप प्रोडक्ट कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा आप लोग? आप बनाएंगे प्रोडक्ट कॉलम, है ना। आप इंटरेस्ट कॉलम की जगह आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे प्रोडक्ट कॉलम। अब प्रोडक्ट क्या रहेगा? तो जैसे आप एडीडी में करते थे, अमाउंट और डेज का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अमाउंट और डेज का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, उसे आप प्रोडक्ट में लिखेंगे। फिर प्रोडक्ट कॉलम की बैलेंसिंग करके उस पर एक दिन का इंटरेस्ट निकालकर बेटा उसको चार्ज किया जाता है। अगेन इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अभी अपन करेंगे ना, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डेज कैलकुलेशन के बेटा, डेज कैलकुलेशन के क्या बोलते हैं, डे कैलकुलेशन के दो तरीके की टेक्निक्स है। एक है फॉरवर्ड मेथड, एक है बैकवर्ड मेथड। बैकवर्ड का दूसरा नाम है इपोक मेथड। फॉरवर्ड मेथड में आप ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट से क्लोजिंग की डेट तक जाते हैं, और बैकवर्ड या इपोक मेथड में आप क्या करते हैं? आप ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट से ओपनिंग डेट के ऊपर आते हैं, ठीक है। इपोक मेथड का सॉल्विंग कैसे होगा ये थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि अभी सब एक साथ समझा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अब पहला सवाल बेटा हम लोग ये वाला करेंगे, एमटीपी में 22 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये जो हमारी ऑब्वियसली रिवीजन है, इसके अंदर सभी क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं, एमटीपीज आरटीपीज वगैरह। तो मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है। मैंने ऐसा नहीं किया कि सारे एग्जाम के एक साइड में और सारे एमटीपी सारे आरटीपी एक साइड में, ऐसा नहीं किया है मैंने जैसा जिसका कॉम्प्लेक्सिटी था उसको अकॉर्डिंगली, और जो जिस टॉपिक से रिलेट करता था उसको वहां पे रखा हुआ है। From the following particulars, prepare an account current as sent by Mr. AB to Mr. XY as on 31st October by means of product method charging interest at the rate of 5% per annum. 1 जुलाई को ओपनिंग बैलेंस है, फिर कुछ गुड्स बेचे हैं, रिटर्न आया है, चेक है वगैरह वगैरह। चलिए बेटा, तो इसमें कहीं भी ड्यू डेट अलग नहीं है, तो मुझे ड्यू डेट के कॉलम की जरूरत नहीं है ना। तो सबसे पहले बना कौन रहा है? एज सेंड बाय AB टू मिस्टर XY। तो ए बी बनाने वाला है, ए बी का नाम बाद में आएगा, एक्स वाई का नाम पहले आएगा बेटा। कम ऑन, एक्स वाई इन अकाउंट करंट विद ए बी, एक्स वाई इन अकाउंट करंट विद ए बी। इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम, इंटरेस्ट का रेट है बेटा 5% पर एनम। और इंटरेस्ट कब तक लिया हुआ है? 31 अक्टूबर 2021। 31 अक्टूबर 2021। ड्यू डेट कॉलम नहीं बनाना है इस बार, क्योंकि जरूरत नहीं है। 1 जुलाई बैलेंस ड्यू फ्रॉम एक्स वाई, तो हमारा लेना है बेटा एक्स वाई से, डेबिट साइड में जाएगा 1 जुलाई, और वो भी 2021। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 1500। नेक्स्ट 20 अगस्त हमने माल बेचा है, तो एंट्री क्या होगी? जब हम माल बेच रहे हैं एक्स वाई को, एक्स वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स वाई, ठीक है। सो एक्स वाई टू सेल्स, सो टू सेल्स अकाउंट 2500। इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है बेटा 20 अगस्त। नेक्स्ट 28 अगस्त उसने गुड्स रिटर्न कर दिए, 28 अगस्त।
बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 400 रुपए। XY पेड बाय चेक 25 सितंबर, बाय बैंक अकाउंट 1600। और फिर 20 अक्टूबर को हमें उससे कैश रिसीव हुई। 20 अक्टूबर को हमें उससे कैश रिसीव हुई बाय कैश अकाउंट 1000। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे ट्रांजैक्शन की एंट्रीज कर ली है। अब मुझे डेज का कैलकुलेशन स्टार्ट करना होगा। अब डेज का कैलकुलेशन कहां से कहां तक जाएगा बेटे? डेज का कैलकुलेशन फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन टू द डेट ऑफ अकाउंट करंट। और ओपनिंग बैलेंस में एक दिन एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो ओपनिंग बैलेंस में 1 जुलाई भी मैं कंसिडर करूंगा। तो जुलाई के पूरे 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, तो इसके डेज हो गए 123। ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं ये प्रोडक्ट्स मेथड है यूजिंग द फॉरवर्ड मेथड। मैं डेज आगे की तरफ काउंट कर रहा हूं। 20 अगस्त 21 बेटा यहां पर क्या बोलता है, यहां से मुझे लेना है तो अगस्त में होते हैं 31 डेज, 20 डेज जा चुके हैं, तो मुझे अगस्त के बचे 11 दिन लेने पड़ेंगे, सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 31 डेज। वैसे ही यहां पे 28 अगस्त से मुझे काउंट करना है, तो 28 अगस्त, अगस्त के हुए 3 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन। नेक्स्ट 25 सितंबर से गिनना है, 5 दिन बचे हैं सितंबर के और 31 दिन अक्टूबर के। और 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 11 दिन होते हैं। अब आप फटाफट क्या करेंगे बेटा? अब आप प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब आप प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे और अब आपको प्रोडक्ट कॉलम की एक सब टोटल यहां पे कर लेनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि मेरा डेबिट वाला प्रोडक्ट कॉलम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्रेडिट कॉलम ऑफ द क्रेडिट टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ना अमाउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करता, मैं पहले प्रोडक्ट कॉलम को बैलेंस करता हूं और यहां लिखा जाएगा बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, डेट उसकी आखिरी वाली तारीख जो भी है 31 अक्टूबर, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये आ रहा है 2,70,300। और फिर आपको क्या करना होता है, आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है बेटे? जितना बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स होता है ना उस पे एक दिन का इंटरेस्ट निकालो और ऑपोजिट साइड में चार्ज कर दो। 2,70,300 के ऊपर एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और ऑपोजिट साइड में चार्ज करो। जैसे मैंने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट क्रेडिट साइड में लिखा था, तो मैं डेबिट साइड में जाके लिखूंगा टू इंटरेस्ट अकाउंट इस 2,70,300 के ऊपर 5% के हिसाब से एक दिन का ब्याज 30, तो 37 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आ गया, बराबर है। और ये भी डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर 21। और अब आप बस इंटरेस्ट कॉलम का बेटा बैलेंसिंग करेंगे, तो इंटरेस्ट कॉलम का इंटरेस्ट बोलो सॉरी अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग करेंगे। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 1037, ठीक है, और ये मैच हो जाएगा। ठीक है, यहां हमारा अकाउंट करंट क्लोज हो जाता है, खत्म। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, सो ये वाला नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड से अपन ने सॉल्विंग किया है, इस मेथड का नाम है बेटा फॉरवर्ड मेथड।
है ना। इस मेथड का नाम क्या है, फॉरवर्ड मेथड। हम लोग चेक कर सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल इनके साथ मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आंसर हमारा एब्सोल्युटली परफेक्ट है। अब क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कंसेप्चुअली भी आपको सभी चीजें पता हो, तो मैंने जैसे फॉरवर्ड मेथड से सॉल्व करके बताया बेटा, वैसे ही मैं आपको इसी क्वेश्चन को अब मतलब जैसे मैंने प्रोडक्ट मेथड से करके बताया है, वैसे ही मैं आपको फिर इंटरेस्ट टेबल्स मेथड से भी करके बताऊंगा। लेकिन पहले मैं फॉरवर्ड मेथड की जगह पे बेटा आपको बैकवर्ड मेथड से यहां पे करके दिखाना चाहता हूं कि अगर बैकवर्ड मेथड से सॉल्विंग होती है तो किस टाइप से की जाती है। बैकवर्ड मेथड का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पे आपको मतलब डेज का काउंटिंग कहां से कहां तक करना होता है। यहां पे आपको डेज का काउंटिंग ट्रांजैक्शन की डेट से लेके तो अकाउंट करंट की डेट तक, मतलब अकाउंट करंट की स्टार्ट डेट तक के जाना पड़ता है। तो जैसे ओपनिंग बैलेंस के लिए तो डे 0 होते हैं, क्योंकि यहीं से तो अकाउंट स्टार्ट हुआ था, है ना, यहीं से अकाउंट स्टार्ट हुआ था। अब आप देखिए पॉइंट्स टू नोट अंडर इपोक मेथड। पहला पॉइंट है इंक्लूड बोथ ओपनिंग डेट एंड द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब जैसे 20 अगस्त के लिए मुझे दिन निकालने हैं, ओपनिंग बैलेंस के लिए तो डेज हमेशा नील लिए जाते हैं, लेकिन 20 अगस्त के लिए मुझे जब कैलकुलेट करना है तो मुझे जुलाई के पूरे 31 डेज लेने होंगे और अगस्त के पूरे 20 दिन लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब मैं ओपनिंग की डेट से, ओपनिंग हमारी कब से हुई है, हमारी ओपनिंग हुई है 1 जुलाई से। ये आपको नोट नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता के रख रहा हूं आपको, है ना। ओपनिंग की डेट से बेटा आपको 20 अगस्त तक जाना पड़ेगा, ये हो गए 51 डेज। अब तो ये हो गए बेटा 31 डेज जुलाई के और 20 दिन अगस्त के। सिमिलरली 1 जुलाई से लेके अब ये टू इंटरेस्ट अकाउंट तो अभी नहीं आएगा, ये तो अपन बाद में कैलकुलेट करेंगे। एनीवेज चलिए 28 अगस्त बाय सेल्स रिटर्न, तो फिर ऑब्वियस सी बात है इसमें कितने दिन हो जाएंगे, जुलाई के 31 और अगस्त के 28। 25 सितंबर, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 25। नेक्स्ट 20 अक्टूबर, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर के 20। तो ये हो गए बेटा हमारे कितने, ये हो गए हमारे क्या बोलते हैं 1,12,000। अब आप स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहां पे ये सब हमारा नॉर्मल पोस्टिंग हो जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा क्या बोलते हैं, हमारा डेबिट्स का थोड़ा सा टोटल कम है, यहाँ पे डेबिट कम है और क्रेडिट यहाँ पे ज्यादा है, प्रोडक्ट्स बराबर है, क्रेडिट यहाँ पे ज्यादा है, डेबिट्स थोड़े से कम है। तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियस बात है बैलेंसिंग फिगर किस साइड लिखने को जाओगे, आप बैलेंसिंग यस हमारा क्रेडिट में ये ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर तो इस साइड में लिखने को जाएंगे। एक मिनट, अभी आप यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे एक बहुत स्पेशल सी चीज करनी पड़ती है, और वो स्पेशल चीज क्या है, इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा। इस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,000 रुपए का। इस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है बेटा, 1,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। तो 1,000 का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसके ऊपर आपको पूरे अकाउंट करंट के डेज का है ना ये निकालना पड़ता है प्रोडक्ट। बोलने का मतलब क्या है, जैसे आप एक काम करेंगे यहां पर बेटा, हम देख सकते हैं कि डेबिट का अमाउंट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का अमाउंट का टोटल कम है, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आने वाला है। तो वो 1,000 रुपए का हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, उसके ऊपर पूरे अकाउंट करंट की डेज के आपको प्रोडक्ट लेने हैं। अब उसके ऊपर अकाउंट करंट की डेज बोले तो कितना, जुलाई से स्टार्ट हुआ था, जुलाई के हुए बेटा 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज। तो ये हो गया बेटा 123 डेज। बेसिकली 1000 इंटू 123 ये यहां पे आपको चार्ज कर लेना है सीधा प्रोडक्ट के अंदर। ये कितना हो गया, ये हो गया 1,23,000। और फिर अब आप यहां पे चार्ज करेंगे टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। निकाल लीजिए कितना हुआ, 397,800 माइनस 127,500, 2,70,300। ठीक है, पिछली बार भी इतना ही आया था ना 2,70,300। इस मेथड की खासियत यह है कि यहां पर जिस साइड में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आता है उसी साइड में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। पिछली बार क्या था, इंटरेस्ट ऑपोजिट साइड में चार्ज करते थे, इस बार इसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होके 37 रुपीज यहां पे चार्ज होगा और 1037 का क्लोजिंग बैलेंस बनने वाला है।
समझ में आ रहा है? मतलब इपोक मेथड में आप ओपनिंग की डेट से क्लोजिंग की डेट तक, ओपनिंग की डेट से क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट तक आते हैं और दोनों भी दिन लिए जाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर एक स्पेशल पूरे अकाउंट करंट का डेज निकालकर, प्रोडक्ट निकालकर सीधा प्रोडक्ट कॉलम में लिख दिया जाता है, और वो उसी कॉलम में लिखा जाता है जहां पर आप ये लिखने वाले, मतलब जहां पर क्लोजिंग बैलेंस आने वाला है उसी साइड में लिखा जाता है। और उसके बाद में आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं। जिस साल भी मतलब जिस साइड में भी बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट होगा उसी साइड में बेटा ये क्या किया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब आप देख सकते हैं मैंने फॉरवर्ड मेथड से सॉल्व किया था तो 37 आया था ना आंसर, मेरा बैकवर्ड से भी 37 ही आ रहा है आंसर। तो मेथड आप कोई भी फॉलो करो आंसर सेम होता है, लेकिन ये वाली मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए हम लोग इसे नॉर्मली फॉलो नहीं करते। अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको याद रखना है, मतलब एग्जाम में अगर कभी आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ओके ओके आदित्य, ये थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, अब क्लियर है? ठीक है, मुझे यहाँ पे इंटीमेशन आया था कि थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, तो बेसिकली इपोक मेथड के अंदर हमने चार चीजें अलग की, मैं एक बार वो चार चीजें क्विकली रिकैप कर देता हूं। ओपनिंग बैलेंस के डे जीरो लिए गए। दूसरा, जब आप डेज का कैलकुलेशन कर रहे थे तो ओपनिंग की डेट और ड्यू डेट दोनों ली गई, कोई भी डेट एक्सक्लूड नहीं हुई। तीसरा, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर हम लोगों ने पूरे डेज निकाले और उसका प्रोडक्ट आपने प्रोडक्ट कॉलम में डाला। और चौथा, फिर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स को बैलेंस करके बेटा आपने जिस साइड में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया उसी साइड में इंटरेस्ट चार्ज किया। ये चार चीजें अलग थी यहां पे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। सो दिस वॉज इपोक। और तीसरा, अब मुझे ये भी सिखाना था आपको कि इंटरेस्ट टेबल्स मेथड से कैसे सॉल्विंग होती है ना। अभी इंटरेस्ट टेबल मेथड पे कोई क्वेश्चन तो था नहीं, तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इंटरेस्ट टेबल्स मेथड से करके दिखाना चाह रहा हूं, और वो भी फॉरवर्ड मेथड से। तो यहां पर इंटरेस्ट टेबल्स मेथड के अंदर हम लोग इंटरेस्ट का कॉलम लेते हैं बेटा, हम लोग किसका कॉलम लेते हैं, इंटरेस्ट का कॉलम लेते हैं। तो ये हमने इंटरेस्ट के कॉलम्स बनाए यहां पे। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, जैसे 1500 रुपए पे इंटू 123 डेज अपॉन 365 इंटू 5%, ऐसे हर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, हर एक ट्रांजैक्शन पे। हम और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे। आप देखिए इंटरेस्ट का कॉलम का हमारा डेबिट का टोटल 50 आ रहा है, क्रेडिट का टोटल सिर्फ 13 आ रहा है। तो इंटरेस्ट का जो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आपका आएगा वो हो जाएगा 37 रुपए, और फिर वो आपको ऑपोजिट साइड में चार्ज कर देना है। क्या कर लेना है, ऑपोजिट साइड में चार्ज कर लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा ये कैलकुलेशन होगा। तो इंटरेस्ट टेबल्स मेथड में और प्रोडक्ट मेथड में क्या फर्क है एग्जैक्टली? यस, क्या लगता है प्रीत, क्या फर्क है दोनों में? इसमें हर ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट निकालते थे, और पिछली बार क्या करते थे, प्रोडक्ट करते जाते थे और एक साथ इंटरेस्ट निकाल लेते थे, तो उससे नेट हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, सो दिस आर द थ्री टेक्निक्स, ओके, जो अभी अपन ने स्टडी की है। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, नवंबर 2020, बैलेंस सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सिर्फ अमाउंट्स अलग हो गई है। तो आप लोग इसको नहीं सॉल्व करेंगे, मैं आपको क्विकली करके बता दूंगा, आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए। प्रिपेयर अकाउंट करंट एज सेंड बाय राजू टू सुनील एज ऑन 31 October 2020 बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 12% पर एनम। ओके, तो इंटरेस्ट आपको 12% से करना है। ओपनिंग बैलेंस दिया है, गुड्स बेचा है, रिटर्न आया है, तो वही सारी चीजें हैं, बराबर है। सिर्फ सुनील अकाउंट है बेटा, कौन सा अकाउंट है ये, सुनील अकाउंट है। तो सुनील अकाउंट, सुनील इन अकाउंट करंट विथ राजू। ठीक है, आप लोग इसे मत सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे करके बता देता हूँ, अगर आपको कुछ नहीं समझेगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। 31 October 2020, रेट है बेटा 12%। ये क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है। तो 1 जुलाई पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, 1 जुलाई 20 बैलेंस ब्रॉट डाउन 840। फिर उसके बाद 15 अगस्त को हमने माल बेचा
15 अगस्त 2020 टू सेल्स, कितने का हमने माल बेचा? हमने माल बेचा 1310 का, ठीक है। उसके बाद में 20 अगस्त उसने माल रिटर्न किया है, 20 अगस्त माल उसने रिटर्न किया, बाय सेल्स रिटर्न 240। चलो, उसके बाद 20 अगस्त को उसने माल रिटर्न किया, उसके बाद 22 सितंबर को उसने चेक दिया है, 22 सितंबर को बेटा उसने चेक दिया हुआ है, कितने का? 830 का। फिर उसने 15 अक्टूबर को कैश दी है 560, 15 अक्टूबर को बेटा उसने कैश दी है 560। फटाफट डेज का काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 15 अगस्त से 31 अक्टूबर, तो 16 दिन हमारे किसके हुए? अगस्त के। उसके बाद सितंबर के 30, अक्टूबर के 31। ओपनिंग बैलेंस पे आपको पूरा डेज निकालना पड़ेगा, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर, 123 था, याद है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, 123 डेज हमारे आ रहे थे। नेक्स्ट 20 अगस्त से हमें लेना है, तो 15 अगस्त से अगर 77 है तो ये 72 होगा। उसके बाद 22 सितंबर से लेना है, तो 8 दिन सितंबर के और 31 दिन अक्टूबर के, 15 अक्टूबर से 16 दिन। तो ये हमारा सारा का सारा ये कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। और अब इसके ऊपर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स हमारा कितना आ जाएगा? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी 145,580। ऑपोजिट साइड में जाएं 31 अक्टूबर को, इसके ऊपर एक दिन का इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो ये हो गया बेटा 48 रुपीज़ 31 अक्टूबर की डेट। और फिर हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 2198 माइनस 1630, 568 का हमारा क्लोजिंग। परफेक्ट, बिल्कुल सही है, 145,580 हमारा मैच हुआ था, ठीक है, सब कुछ सही है। नेक्स्ट 2021 जनवरी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। 2021 जनवरी में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आया था, अमित टू पीयूष। बेटा इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? क्या सभी को क्लियर है इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? क्लियर है, ठीक है। चलो, उसके बाद में 2021 जनवरी में जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन, वो कुछ ऐसा है, अमित टू पीयूष, सो पीयूष इन अकाउंट करंट विद अमित। ये सब आपको लिख के नहीं करना है, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन है, जो अलग होगा वो आप लिखिएगा। तो पीयूष इन अकाउंट करंट विद अमित, 31 दिसंबर तक का इसका पीरियड, 31 दिसंबर तक का बेटा इसका पीरियड है। 2020 रेट है 8%, सब ऐसे ही जी। तो 1 सितंबर 20 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900 रुपये। उसके बाद 15 अक्टूबर हम लोगों ने माल बेचा, 15 अक्टूबर 20 टू सेल्स अकाउंट, हमने कितने का माल बेचा? 1450। फिर उसके बाद में 20 अक्टूबर को उसने रिटर्न किया है, 20 अक्टूबर 20 बाय सेल्स रिटर्न, कितना है? उसने 250 का माल हमें वापस किया। फिर उसने चेक दिया बाय बैंक अकाउंट, 1200 रुपये का चेक। उसकी डेट कितनी बेटा? उसकी डेट है 22 नवंबर 20, और उसके बाद है 15 दिसंबर 20। सेम ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है। 600, सिर्फ आपको डेज का काउंटिंग करना है 31 दिसंबर तक। तो 1 सितंबर से 31 दिसंबर ओपनिंग है, तो ओपनिंग की डेट भी मुझे लेनी पड़ेगी। 30 दिन सितंबर के, अक्टूबर के बेटा आपको 31 लेने पड़ेंगे, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31। 15 अक्टूबर से लेना है तो 16 दिन अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर के, 31 दिसंबर के। 30 अक्टूबर से लेना है 5 दिन कम 72। 22 नवंबर से लेना है 8 दिन नवंबर के, 31 दिन दिसंबर के। 15 दिसंबर से 16 दिन, तो डेज भी ऑलमोस्ट वही के वही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
इसमें बेस डेट नहीं होती है। आप ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट से हम अकाउंट करंट की डेट तक जाते हैं। तो ये आ रहा है 147,050, और फिर ये क्या हुआ, इसे क्या कहेंगे हम, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। और फिर इसके ऑपोजिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। इसके ऑपोजिट साइड में जाएंगे 14750 पे एक दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ गया 32 रुपीज। और फिर बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, 2382 माइनस 2050। सो हमारा आंसर आ जाएगा 332 रुपीज। क्या सभी को क्लियर हो गया बेटा, किसी को कोई डाउट? 332 इज परफेक्ट। ओके, 147,050 हमारा मैच हुआ था, ठीक है। देख रहे हैं बेटा आप लोग, ये 2 डेसिमल्स तक जा रहे हैं, है ना, तो 2 डेसिमल्स तक आप भी जाएंगे हमेशा, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं दिसंबर 21 में आया था। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक चीज अलग है कि इसमें एक बिल भी ड्रॉ किया गया है। इसमें बेटा एक बिल भी ड्रॉ किया गया है, कहाँ चला, चलिए इसमें एक बिल भी ड्रॉ किया गया है। प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंड बाय ए टू बी एज ऑन 30th जून बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। तो चलिए कौन किसको बना के ये भेज रहा है, सबसे पहले तो कौन किसको बना के भेज रहा है, सेंड बाय ए टू बी। तो क्या लिखूं मैं प्रीत, बी टू बी इन अकाउंट करंट विद ए या ए इन अकाउंट करंट विद बी? चलो तुम बोलते चले जाओ, मैं फटाफट सॉल्व करते चला जाऊंगा। बी इन अकाउंट करंट विद ए, हाँ, इंटरेस्ट अप टू 30th जून, 30th जून 2021। इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% पर एनम। चलो इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड से हमें जाना है। बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, है ना, अमाउंट में 600। उसके बाद हम लोगों ने माल बेचा है, टू सेल्स अकाउंट कितना, अमाउंट 520। उसके बाद उसने रिटर्न किया 18 जनवरी को, बाय सेल्स रिटर्न कितना, 125। उसके बाद बी ने चेक दिया है 11 फरवरी को, क्या लिखोगे? फिर बी ने एक बिल एक्सेप्ट किया था ड्रॉन बाय ए फॉर 1 मंथ। ओके, तो बी ने एक बिल एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे हमें एक कॉलम और होना चाहिए एक्चुअली ड्यू डेट का, ठीक है ना, यहाँ पे ड्यू डेट्स आ रही हैं। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे कर लें, मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक चीज करने जा रहा हूँ। मैंने तो डेट का कॉलम लिया नहीं, तो आप क्या करोगे एग्जाम में, तो बेटा आप यहाँ पे जैसे 14 फरवरी अपन ने लिखा है ना, बी ने एक्सेप्ट किया हुआ है एक बिल, तो हमारे लिए तो ये बिल सीसेबल है, बाय बिल सीसेबल बराबर है। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेने का बेटा ड्यू डेट, जब एक ही ट्रांजैक्शन की है ना तो ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो बी 14 फरवरी से एक महीना कहाँ खत्म होगा, 17 मार्च, है ना, 17 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा एक महीना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 300 रुपए। याद रखिएगा इसके डे 17 मार्च से स्टार्ट होंगे। फिर हम लोगों ने माल बेचा था, वापस टू सेल्स, डेट है उसकी 29 अप्रैल 21, अमाउंट है 615। और फिर क्या हुआ था, फिर हमें कैश मिली थी 15 मई को, बाय कैश अकाउंट 700 रुपए। तो यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन हमने फटाफट पोस्ट कर लिए। अब आप जरा मुझे ओपनिंग का डेज निकाल के दो, तो बेटा ओपनिंग का डेज निकाल के दो। 1 जनवरी से हमें 30 जून तक जाना है। कम ऑन सभी जन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी मुझे डेज निकाल के बताइए इसका। एक 180, ठीक है, शायद आपका गलत है क्योंकि सभी मुझे 181 कह रहे हैं। ओपनिंग में ओपनिंग का दिन लिया जाता है, आई होप आपने लिया हो।
तो 31 डेज ओपनिंग के, है ना, जैन के, फेब के 28, मार्च के 31, उसके बाद में अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, तो ये हो गए 181 डेज। ठीक है, ये गलती मत करो। 11 जनवरी से लेके हमें जाना है आगे, तो 20 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, 31 दिन। नहीं तो एक बात बोलूं स्टूडेंट्स, आपने, अच्छा चलो ठीक है, 11 जनवरी से अपन कर रहे हैं ना, 20 दिन जनवरी के, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के, कर सकते हो। मैं एक्चुअली वही बता रहा था, लेकिन है ना क्या है, सिर्फ पहले वाले में है ना 11 दिन माइनस होता है, अगले वाले में दिन थोड़े कम हो जाएंगे। अ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, ओपनिंग वाले में एक दिन एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो बस उतना ध्यान रखना है आपको, है ना। तो इसलिए वो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वो उसमें से नहीं किया। तो 20 दिन जनवरी के, फरवरी के 28, 31 मार्च के, 30 अप्रैल के, फिर 31 मई के और 30 जून के। तो 11 जनवरी से 170 दिन, 29 अप्रैल, एक दिन अप्रैल का, 31 मई के, 30 जून के। उसके बाद 18 जनवरी, 18 जनवरी बोले तो 7 दिन और, सो 163, मैंने इससे निकाल लिया बेटा, 170 माइनस 7 डेज। फिर 11 फरवरी, 11 फरवरी बोले तो फरवरी के बचे 17, उसके बाद 30, 31 मार्च के, 30 अप्रैल के, 31 मई के और 30 जून के, ये हो गए बेटा 139 डेज। 14 फरवरी, लेकिन इसकी ड्यू डेट तो 17 मार्च है, तो ये 17 मार्च से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो फिर ये 14 दिन मार्च के, 30 अप्रैल के, 31 मई के, 30 जून के, और उसके बाद 15 मई से स्टार्ट होने वाला 16 दिन मई का, 30 दिन जून का, 46 डेज। ठीक है, 46 डेज ये हो गए। अब फटाफट फटाफट हम लोग इनके प्रोडक्ट्स निकालेंगे, राइट। तो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद आपको बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स निकालना होगा, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, सो दिस माइनस दिस, तो ये आ रहा है 95,455। ऑपोजिट साइड में जाएंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसके ऊपर एक दिन का इंटरेस्ट इंटू 6% डिवाइड बाई 365। ठीक है, आंसर आता है 16 रुपये। और फिर हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, 1751 माइनस 1525, ये हो रहा है 226 रुपये। ठीक है, 226 रुपये बेटा इसका आंसर आना चाहिए। परफेक्ट है, तो 226 रुपये डेसिमल्स में ऑब्वियसली ये 15.69 यानी 16 रुपये हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सॉल्विंग करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए उन्होंने ड्यू डेट का कॉलम लिया है, मैंने ये वाली ड्यू डेट जो है वो इधर ही लिख ली थी, चलता है, एब्सोल्युटली चलता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखो कौन सा है, 2022 जून, समझ रहे हो, 2022 जून का है बेटा ये, और वापस सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो अब मैं ये सॉल्व नहीं करता, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, हमने ऑलरेडी ऐसे 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, ओपनिंग बैलेंस, सोल्ड गुड्स, गुड्स रिटर्न, चेक पेड, कैश रिसीव्ड, और यही 5 ट्रांजैक्शन हर बार, यही 5 ट्रांजैक्शन थे हर बार। तो मैं ये वाला क्वेश्चन अब रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअली उन्होंने क्लियरली लिख के भी दिया था, राउंड ऑफ द अमाउंट्स टू द नियरेस्ट रुपी एंड ऑल दैट, तो सेम ही चीज है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं आरटीपी May 20 में आया हुआ ये सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर परफेक्ट प्रिपेयर एन अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सेंड बाय हिम टू मिस्टर स्मार्ट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st March 19, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड एंड अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, टेक 365 डेज इन अ ईयर। ठीक है, तो ये 365 डेज लेके ही आपको करना है, और उसकी ड्यू डेट्स अलग अलग दी हुई हैं, अलग अलग चीजों की बेटे ड्यू डेट्स उसने दे के रखी हुई है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स और बना लेने चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आगे के अभी हर ट्रांजैक्शन में ड्यू डेट तो हमें लगने ही वाली है। ठीक है, अब आगे हर जगह पे हमें ड्यू डेट लगेगी ही लगेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मेरे इसमें ड्यू डेट्स के कॉलम में ऐड कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पर लेट दिस बी ड्यू डेट, ड्यू डेट, तो मैंने मेरे कॉलम ऐड कर लिए हैं। विपुल ये वाला मत करो, जो क्वेश्चन मैं आपको करने को कहूंगा ना वही वाला आप ट्राई करिए।
ये सब इजी इजी क्वेश्चंस है, इसलिए ये आप नहीं करोगे तो चलेगा, है ना। जो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा होगा ना, मैं आपको कहूंगा वो वाला आप भी सॉल्व करेंगे मेरे साथ। From the following transactions in the books of Mr. Perfect, prepare an account current by means of products to be sent by him to Mr. Smart. Okay, so Smart in account current with Perfect. Smart in account current with Perfect. Perfect. इंटरेस्ट है 12% पर और 31 मार्च तक। तो 31 मार्च 2019, रेट है 12%। पहला 1 जनवरी, बैलेंस इन स्मार्ट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है। ओके, सो 1 जनवरी 21, ड्यू डेट भी वही, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3500। उसके बाद हमने स्मार्ट को गुड्स बेचा 12 जनवरी को, जिसकी ड्यू डेट क्या थी, जिसकी ड्यू डेट है 1 फरवरी। अच्छा, ये सब 19 वाला चालू है ना, 21 का थोड़ी। तो 1 जनवरी को बेटा हमने उसको माल बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट कितने का हमने माल बेचा, 30,000 का बेटा हमने माल बेचा। फिर उसके बाद 31 जनवरी को फिर से हमने माल बेचा, जिसकी ड्यू डेट थी 15 फरवरी। वापस टू सेल्स अकाउंट कितना आएगा, 27,500। फिर हमें कैश मिली 15 फरवरी को, बाय कैश अकाउंट कितना, 40,000। वापस से हमें कैश मिली, कब मिली कैश, कैश मिली 20 फरवरी को, कितनी मिली, 7,500। फिर गुड्स स्मार्ट ने रिटर्न कर दिए, बाय सेल्स रिटर्न, कितने का माल, 7,000 का माल। इसकी डेट 10 मार्च। कायदे से तो अगर कुछ पीरियड अलाउड होता है ना, तो उसकी ड्यू डेट और बिल की डेट सेम मानी जाती है। 25 मार्च, ये एक्चुअली बिल की डेट नहीं दी थी, नहीं तो फिर मैं उससे रिलेट कर लेता था उसको। 25 मार्च कैश रिसीव्ड, 25 मार्च 19 बाय कैश अकाउंट 6,500। डेज का काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, डेज हमेशा ड्यू डेट से स्टार्ट करिए, ड्यू डेट से अकाउंट करंट की डेट तक। तो 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक, तो फरवरी के हमें लेने पड़ेंगे बेटा 27 डेज, मार्च के 31 डेज। फिर उसके बाद में 15 फरवरी, तो क्या बोलते हैं, फरवरी के लेने 13 दिन और मार्च के 31 दिन। उसके बाद में 1 जनवरी से जब मैं लेने जाऊंगा, ओपनिंग बैलेंस जब मैं ले रहा हूं तो 31 डेज ओपनिंग के, फेब्रुवरी के 28, मार्च के 31, 15 फेब से लेने जा रहे हैं तो 44 अपन ने काउंट किया हुआ ही है। 20 फरवरी से लेंगे 5 दिन कम करेंगे 39। 10 मार्च से लेने वाले हैं 21 दिन, 25 मार्च से लेंगे बेटा 6 दिन। ठीक है, तो डेज हमने फटाफट फटाफट निकाल लिए हैं, है ना। सो दिस इनटू दिस, यहाँ ड्यू डेट्स दी हुई थी ना, इसीलिए हमने ड्यू डेट का कॉलम बनाया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगा। फिर टू इंटरेस्ट अकाउंट ऑपोजिट साइड में जाकर, एक दिन का इंटरेस्ट 396,500 के ऊपर, हमारा आ रहा है 130 रुपये। ऑब्वियसली डेट 31 मार्च 21, 31 मार्च 19। और फिर ऑपोजिट साइड में नहीं, बैलेंस कैरी डाउन भी इधर ही आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन इस बार।
ये आ रहा है 6870। परफेक्ट। 6870, 396,500 हमारा बैलेंसिंग फिगर भी सेम आया। आई होप सबको क्लियर हो गया है कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मेट बना लेना चाहिए। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है रेडिंग इंटरेस्ट। रेडिंग इंटरेस्ट बेटा क्या होता है? बेसिकली अगर बिल की ड्यू डेट जो है ना वो अकाउंट करंट के क्लोजिंग डेट के आगे चली जाती है तो फिर आप डेज निगेटिव में लिखते हो, रेडिंग से लिखते हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, उसे रेडिंग इंटरेस्ट कहा जाता है। तो इन केस ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, तो फिर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द अकाउंट करंट, मतलब क्लोजिंग डेट से लेके उस ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट रेडिंग से लिखा हुआ होता है। प्रैक्टिकली आजकल तो ये ब्लू इंक से ही लिखते हैं, लेकिन मतलब पहले के जमाने में इसे रेडिंग्स में लिखा जाता था। ये एक निगेटिव इंटरेस्ट हुआ करता था। इसे प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप उधर ही निगेटिव में लिख लीजिए या ऑपोजिट साइड में जाकर आप लिख लें इसे। ठीक है, तो दोनों भी अप्रोच इसमें चलता है। तो चलिए बेटा आप लोग जल्दी से क्या करिए, इसका फॉर्मेट बना ले। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग करने वाले हैं। आरटीपी नवंबर 2021, मिस्टर पी ओ 12,000 ऑन 1 Jan 21। फॉर्मेट रेडी कर लो फटाफट प्रीत, है ना। मिस्टर पी ओड 12,000 ऑन 1 Jan 2021 टू मिस्टर क्यू। The following transaction took place between them. It is agreed between the parties that interest at 10% per annum is to be calculated on all the transaction. 15 जनवरी ऐसे अलग अलग डेट्स पे किसने किसको माल बेचा, खरीदा, ये सब चीजें दी हुई है। और फिर यहाँ पे कहा था कि P accepted a bill drawn by Q for 1 month। ठीक है, तो अब ये 13 मार्च से अगर वो 1 मंथ का बिल लेगा तो ये 31 मार्च के आगे चला जाएगा। लेकिन फिर आगे क्या बोला है, दे एग्री टू सेटल देयर कंप्लीट अकाउंट्स बाय वन सिंगल पेमेंट ऑन 15 मार्च। प्रिपेयर ऑन 15 मार्च प्रिपेयर पी इन अकाउंट करंट विद पी क्यू एंड ascertain द अमाउंट टू बी पेड, इग्नोर डेज ऑफ ग्रेस। वाह 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 वाह, एकदम लास्ट लाइन में उसने क्या कहा, इग्नोर डेज ऑफ ग्रेस। नहीं तो अपन क्या करते हैं, हमेशा 3 दिन और ऐड करते हैं। तो अब आपको 3 दिन ऐड नहीं करना है। 13 मार्च से एक महीना बोला तो 13 अप्रैल ही लेना है, 16 अप्रैल नहीं लेना है। तो चलो जल्दी से फटाफट रेडी कर लीजिए। कौन बना के दे रहा है, पीन अकाउंट करंट विथ मिस्टर क्यू, पीन अकाउंट करंट विथ क्यू। इंटरेस्ट का रेट 10% और 15 मार्च तक आपको बनाना है। 15 मार्च। आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी फॉर्मेट रेडी कर लिए हैं। अभी ये वाला आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट का रेट कितना है बेटा, 10% पर एनम। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, अब स्टूडेंट सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं पता है, उन लोगों को इतना माइंड ट्रेन होता है ना कि जो टेबल के अंदर है उसकी एंट्री करना स्टार्ट करना है, वो ये भूल ही जाते हैं कि मिस्टर पी ओड 12,000 टू मिस्टर क्यू। ये पहला ट्रांजैक्शन तो सबसे ऊपर दे के रखा है उसने, है ना। जो ओपनिंग बैलेंस है वो उसने क्या लिखा है कि मिस्टर पी ओड। तो बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो मिस्टर पी ओड है, मिस्टर पी हमें देने वाला है, हमारा तो लेना है, हम तो क्यू है। क्योंकि प्रिपेयर पी इन करंट, प्रिपेयर पी इन अकाउंट करंट विद क्यू दिया हुआ है, तो क्यू बनाने वाला है, हम क्यू है, हमारा लेना है। तो डेबिट में जाके लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट है 1 Jan 21, ड्यू डेट भी उसकी वही मानी जाएगी ऑफ कोर्स, 12,000। सवाल ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस है वो। दिस इज ओपनिंग बैलेंस राइट, मिस्टर पी ओड। दैट्स द ओपनिंग बैलेंस, मिस्टर पी ओड 12,000। सो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना हमें जरूरी है।
फिर उसके बाद में 15 जनवरी को क्यू ने माल बेचा। हम कौन है? हम क्यू है, ये बात ध्यान में रखिएगा, हम क्यू है बेटा, है ना। कैसे समझा? पी इन अकाउंट करंट विथ क्यू, तो जो आगे वाला नाम होता है वो हम होते हैं। तो क्यू ने माल बेचा, हमने माल बेचा, तो पी टू सेल्स, तो इसके डेबिट में जाके क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। इसकी क्या बोलते हैं, अमाउंट आएगी 6690। डेट कितनी है? 15 जनवरी। ड्यू डेट भी वही मानी जाएगी। फिर क्यू ने गुड्स खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस टू पी। सो क्रेडिट में जाके लिखना पड़ेगा आपको बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट इसकी कितनी है? 3600। डेट क्या है इसकी? डेट बेटे 29 जैन 21। ड्यू डेट भी वही मानी जाएगी। 10 फरवरी को पी ने कैश भरा, अपने पास कैश आई है, कैश टू पी बाय कैश अकाउंट 3000। 10 फरवरी 21। उसके बाद में बोला है कि 13 तारीख को पी ने एक बिल एक्सेप्ट किया था ड्रॉन बाय क्यू। तो हमने बिल बनाया, सामने वाले ने एक्सेप्ट करके हमें दिया, तो हमारे लिए बाय बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, बराबर है। बाय बिल्स रिसीवेबल 6000। डेट क्या है? 13 मार्च 21। और ड्यू डेट क्या लूंगा बेटा? एक महीना बोला है, 13 अप्रैल या 16 अप्रैल? 13 अप्रैल। क्यों? ग्रेस इग्नोर करने को कहा गया है। चलिए अब डेज फटाफट निकालना स्टार्ट करिए। चलिए 1 जनवरी से 15 मार्च, ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस पे ओपनिंग की डेट भी ली जाती है। 31 डेज फॉर जैन, 28 डेज फॉर फेब एंड 15 डेज फॉर मार्च। 15 जैन से मैं लेने जा रहा हूं, सो फिर ऑब्वियस सी बात है 16 डेज फॉर जैन, 28 डेज फॉर फेब एंड 15 डेज फॉर मार्च। 29 जैन से मुझे लेना है, सो 2 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, 15 दिन मार्च के, 10 फेब से हमें काउंट करना है। सो ऑटोमेटिकली 10 फेब से जब आप काउंट कर रहे हैं तो 18 दिन फेब के, उसके बाद मार्च के हो गए 15। और यहां पर तो हम लोग 15 मार्च के बहुत आगे चले गए, यहाँ तो निगेटिव है, तो आप निगेटिव में लिखेंगे, आप राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। यस यस आदित्य, बनाओ तो अच्छा है, एक ही ट्रांजैक्शन की है, बनाओ तो अच्छा, नहीं बनाओ तो उधर ही आप लिख लोगे तो भी चलेगा, उधर ही लिख लेंगे तो भी चलेगा। ड्यू डेट की कोई स्पेसिफिक जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट थी, तो आप इधर भी लिख देते थे ना, जैसे मैंने उस क्वेश्चन में लिख के बताया था आपको, बाय बिल रिसीवेबल ब्रैकेट में लिख लिया, ड्यू डेट उसकी क्या है, तो भी चलता है। तो अब हमें इसके डेज कितने लेने के? अब -28 लेना पड़ेगा, क्योंकि 16 दिन हमारे इसके, 28 या 29, मार्च के 16 और अप्रैल के 13, तो 29 डेज हमारे निगेटिव जाने वाले हैं यहाँ पे। अब फटाफट प्रोडक्ट करना स्टार्ट करिए। और अब ये हमारा यहाँ पे हो गया। आप देख सकते हैं मैंने डेज और प्रोडक्ट निगेटिव में लिखा है। स्टूडेंट्स आप चाहें तो ऑपोजिट साइड में भी जाके लिख सकते हैं, टू रेडिंग किंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, ऐसा चलता है। आप ऑपोजिट साइड में जाके लिखोगे ना तो भी चलता है। बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑपोजिट साइड में जाकर टू इंटरेस्ट अकाउंट, एक दिन का इंटरेस्ट, 328 नियरेस्ट रुपी पे मैंने राउंड ऑफ कर लिया है उसको। और फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये हो रहा है 6418। दैट्स द सॉल्यूशन।
परफेक्ट, बिल्कुल हमारा टैली हुआ है। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा अगले एग्जाम में, मतलब अगले एमटीपी नवंबर 21 में भी आया था। अमाउंट खाली उसकी 1/3 करके दी हुई थी। आप देख सकते हैं अपन ने 12,000 से ओड का स्टार्ट किया था, तो यहाँ 4,000 दिया है बराबर। जहां हमारा ट्रांजैक्शन 6690 का था, उसका डिवाइड बाय 3 2230 दिया है। तो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट्स जो है ना बेटा 1/3 करके दी हुई है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ उसका अमाउंट जो है ना, उसका अमाउंट 1/3 करके दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे मेरे साथ में, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन भी है ना 4 बार आया हुआ है, ठीक है। सो आरटीपी नवंबर 2020, the following are the transactions that took place between G and H during the period from 1st October to 31st March। मोस्टली सेकंड कैटेगरी का शायद ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग अगली कैटेगरी की तरफ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको बोला है कि ये सब ट्रांजैक्शन इनके बीच में हुए, और आप सबके ड्यू डेट्स भी अलग अलग देख सकते हैं बेटा, वहां पे है ना, ड्यू डेट्स वगैरह भी दी हुई है, प्रोमिसरी नोट भी है, ठीक है। ड्रॉ अप एन अकाउंट करंट अप टू 31st मार्च। अच्छा, और यहाँ पे इनवॉइस की डेट 8 अप्रैल है, मतलब रेडिंग इंटरेस्ट भी है, ठीक है। चार्जिंग इंटरेस्ट एट 10%, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, एंड इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट रुपी। कौन अकाउंट करंट बना रहा है? टू बी रेंडेड बाय जी टू एच। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एच इन अकाउंट करंट विद जी। कम ऑन, जल्दी से फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। एच इन अकाउंट करंट विद जी, एच इन अकाउंट करंट विद जी अप टू 31st March 2020। March 2020, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। So following transactions that took place between G and H during the period from 1st October to 31st March is given। 1 अक्टूबर को बेटा बैलेंस ड्यू बाय G to H। तो G to H बैलेंस ड्यू किसका बेटा? G to H। तो हम तो कौन है? हम G ही है, वी आर G, राइट। तो और हमारा ही ड्यू है बैलेंस ड्यू टू G बाय H। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? बैलेंस ड्यू टू G बाय H, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा लेना है, ड्यू टू G बाय H। क्या समझे? H G को देने वाला है, यानी H हमें देने वाला है, बराबर है। तो 1 अक्टूबर बेटा 3,000 का उसका अमाउंट, 1 अक्टूबर 2019, ड्यू डेट भी उसकी वही मानेंगे, अक्टूबर 18 को क्या हुआ बेटा? अक्टूबर 18 को गुड्स जी ने एच को बेचे, हम जी हैं याद रखिएगा, हमने एच को माल बेचा है टू सेल्स अकाउंट, है ना, टू सेल्स अकाउंट। 18 अक्टूबर 19, उसकी डेट वही माननी पड़ेगी आपको, 2900 का 2500 का ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो 1 अक्टूबर हो गया, 18 अक्टूबर हो गया। फिर गुड्स कुछ एच ने जी को भेजे हैं, एच ने जी को बेचे हैं, तो हमने तो खरीदा होगा, राइट। ट्रांजैक्शन की डेट है 16 नवंबर 19, लेकिन उसकी इनवॉइस की डेट क्या है? 26 नवंबर, 26 नवंबर 19। बाय परचेजेस अकाउंट,
4,000 हमने परचेज किया। नेक्स्ट 7 दिसंबर एच ने जी को माल बेचा फिर से, तो हमारे लिए तो परचेजेज ही है। 7 दिसंबर 19, उसकी डेट क्या है? 17 दिसंबर 19, 3500 का अमाउंट। फिर उसने क्या कहा 2020 में जनवरी 3 तारीख को, प्रॉमिसरी नोट गिवन बाय जी टू एच। हम जी हैं, हमने एच को प्रॉमिसरी नोट दिया हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे एंट्री? हम एंट्री पास करेंगे एच अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 5,000। डेट क्या है उसकी? 3 जनवरी 20, और 3 महीने का था वो, तो इसकी ड्यू डेट क्या मानी जाएगी बेटा? 3 अप्रैल या 6 अप्रैल? यहां पे तो कुछ बोला नहीं है इग्नोर डेज ऑफ ग्रेस, तो यहां तो हमें 6 अप्रैल ही कंसिडर करना पड़ेगा। फिर कैश जी ने एच को दी, यानी हम जी है, हमने एच को दी है, एच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। डेट उसकी है 4 फरवरी। हमने एच को माल बेचा टू सेल्स अकाउंट, कब बेचा? 21 मार्च 20, 21 मार्च 20। फिर बोला है गुड्स एच ने जी को बेचा बाय परचेजेस अकाउंट, डेट क्या है? 28 मार्च। लेकिन क्या बोलते हैं, उसकी इनवॉइस की डेट है 8 अप्रैल। कौन इतना फटाफट पोस्ट कर लीजिए। हम हमेशा ड्यू डेट से ही स्टार्ट करते हैं, ड्यू डेट के बगैर नहीं करते। चलिए अभी आपने को 1 अक्टूबर ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करना है। ओपनिंग में तो ओपनिंग का डेट भी लेना होता है, 31 दिन अक्टूबर के, उसके बाद में नवंबर के 30, सितंबर दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी का कितना लूँ बेटा? 28 ही लूँ। बहुत बढ़िया, उसने क्वेश्चन में क्लियरली कहा था कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, तो आपको 28 लेके ही करना है और 31 मार्च तक जाना है, 182 डेज हमें लेना पड़ेगा। फिर 18 अक्टूबर से अगर अपन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 13 दिन अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर के, 31 दिन दिसंबर के, 31 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के, 164 डेज। कम करना होगा ना, अभी अपने डेज कम 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 होते जाएगा। ठीक है, 6 अप्रैल 20 की इसकी डेट है और हमें तो मार्च 20 तक ही जाना है, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ तो निगेटिव 6 दिन हमें लेना पड़ेगा। 4 फरवरी से 31 मार्च, फरवरी के बचे 24 मार्च के 31, 21 मार्च से 31 मार्च 7 दिन, 26 नवंबर से 31 मार्च, नवंबर के हो गए बेटा 4 दिन, दिसंबर के 31 दिन, फरवरी जनवरी के 31 दिन, उसके अरे यार 21 मार्च है ना, सॉरी, तो ये वो ऊपर का 4 पकड़ लिया मैंने, 10 दिन हो गए। ठीक है, उसके बाद में 26 नवंबर से 4 दिन इधर के, उसके बाद में दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, 17 दिसंबर, 17 तो 26 नवंबर से तो 30 नवंबर ही होएगा ना, 4 ही दिन होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट 17 दिसंबर से 14 दिन दिसंबर के, उसके बाद मार्च के 31, सॉरी
दिसंबर के 14 दिन, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31। 8 अप्रैल से निगेटिव 8 दिन। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट का कॉलम ऑब्वियसली डेबिट का हायर है, तो मैं इधर लिखूंगा बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स 181,600। ऑपोजिट साइड में जाके क्या लिखूंगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट, उसके ऊपर एक दिन का बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। हो रहा है 50 रुपये, और फिर यहाँ पे क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 850 माइनस 10,200 5650। एब्सोल्युटली परफेक्ट। नोट कर लीजिए, और बेटा अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आरटीपी May 22, एमटीपी May 21, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कुछ भी फर्क नहीं बेटा, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये दो आरटीपीएस में वापस सेम आया। पता है मैंने क्यों रखा था यहाँ पे वापस, नाम अलग अलग थे ना, उधर GH थे, इधर XY थे, बस इसके लिए मैंने रखा था यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है ना, आरटीपी May 22 में और एमटीपी May 21 में। एक्चुअली मैं एक और बार अलग रखने वाला था, क्योंकि एमटीपी May 21 में ए और बी नाम दिया था। मैं बोला जान तो समझ जाएंगे बच्चे, है ना, तो फिर इसलिए मैंने उसको साथ में ही ले लिया। तो सेम ही क्वेश्चन है ना, फिर से वापस वही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी आरटीपी May 21। यही रहेगा, पुराने वाले सब यही रहेगा सब, थोड़ा अलग से मिक्स करके। बस उस टाइम की आरटीपी एमटीपी आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी रहेगी, और कुछ नहीं। ठीक है, और वो भी मोस्टली क्वेश्चन इसमें कवर्ड अप रहेंगे, तो कुछ बहुत ज़्यादा करने का जरूरत नहीं रहेगी। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सामने आपके स्क्रीन पे सवाल है, ऐसे भी 2-3 सवाल आए हुए हैं, जैसे आरटीपी May 21 हो गया, उसके बाद में एमटीपी May 22 हो गया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है एक जैसे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन एक आप अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे आरटीपी May 21 का। कम ऑन, ऑन 1 जनवरी 2020 कमल्स अकाउंट इन, नहीं तो एक काम कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो उसमें है नहीं। ठीक है, तो मैं कर देता हूं उसको सॉल्व, है ना। 1 जनवरी 2020 कमल अकाउंट इन विमल्स लेजर शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन विमल एंड कमल ड्यूरिंग क्वार्टर एंडेड 31 मार्च। विमल ने माल बेचा, फिर विमल को प्रॉमिसरी नोट मिला, फरवरी कमल ने सोल्ड किया, विमल ने सोल्ड किया, कमल ने रिटर्न किया, कमल ने सोल्ड किया, विमल ने सोल्ड किया, कमल ने सोल्ड किया। इसमें दिक्कत क्या होती है पता है, कि अपन बेचने वाले की खरीदने वाले वही समझ में नहीं आता है, वो एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी आपने ये मेरे साथ किया ना, बहुत लॉलीपॉप लगा होगा, हाँ टू सेल्स ये वो, लेकिन जब खुद करने जाते हैं ना, उसमें गलतियां बहुत होती है। अपना सेल्स रहता है, अपन परचेज दिखा देते हैं, ऐसी गलतियां होती हैं। अकाउंट से सेटल्ड ऑन 31 मार्च 2020 बाय मींस ऑफ अ चेक। स्टूडेंट्स आपको मतलब जब अकाउंट करंट क्लोज कर रहे होंगे ना, बाय बैंक अकाउंट लिखना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना है। प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी सबमिटेड बाय विमल टू कमल, कमल विमल टू कमल। सो कमल इन अकाउंट करंट विद विमल। इंटरेस्ट का रेट है 10%, और 31 मार्च 2020 तक सेम ही है पूरा।
चलो, वैसे इस क्वेश्चन में ड्यू डेट के कॉलम की कोई अलग जरूरत नहीं दिखती है। इस क्वेश्चन में ड्यू डेट के कॉलम की कोई अलग जरूरत नहीं दिखती है क्योंकि ड्यू डेट सिर्फ एक ही जगह पे दी हुई है बस। सो कमल अकाउंट इन विमल्स लेजर, और यहाँ पे कौन बना रहा था, सबमिटेड बाय विमल टू कमल, तो कमल इन अकाउंट करंट विद विमल। तो बोला हुआ है कि कमल का अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाता था 1 जनवरी को। ये मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, ये हमेशा पहली लाइन में ही एक ट्रांजैक्शन दिए हुए होते हैं। तो 1 जनवरी 20, उसका ड्यू डेट भी वही है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। फिर विमल ने माल बेचा, याद रखिएगा अपन विमल है। टू सेल्स अकाउंट 18,000। डेट उसकी क्या है, 11 जनवरी। नेक्स्ट, उसके बाद विमल ने प्रोमिसरी नोट रिसीव किया, बाय बिल्स रिसीवेबल। डेट क्या है, 24 जनवरी 20, 3 महीने बाद का है। तो ये क्या हो जाएगा, 27 अप्रैल 20, 27 अप्रैल 20 बाय बिल्स रिसीवेबल, या बाय प्रोमिसरी नोट भी लिख सकते हैं वैसे, 15,000। नेक्स्ट, उसके बाद कमल ने माल बेचा, तो हमारा परचेज है, बाय परचेज अकाउंट। कितना, 30,000। डेट है उसकी 1 फरवरी 20। उसके बाद विमल ने माल बेचा, तो सेल्स अकाउंट कितना, 24,600। डेट 4 फरवरी 20। फिर उसके बाद में कमल ने रिटर्न किया हमें, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न 3,000। 7 फरवरी 20। उसके बाद कमल ने बेचा, फिर विमल ने बेचा, फिर कमल ने बेचा। तो कमल ने 2 बार बेचा है, बाय परचेज, और 1 बार विमल ने बेचा है। कमल ने पहली बार कब बेचा, कमल ने पहली बार बेचा 1 मार्च को। कितने का बेचा, उसने बेचा है 16,800। दूसरी बार उसने 23 मार्च को बेचा था। कितने का बेचा था, उसने बेचा था 12,000 का। फिर उसने, हमने कितने का बेचा था, 27,600 का। हमने कब बेचा था उसको, हमने बेचा था बेटा 18 मार्च का। हो गए, डेज निकालना स्टार्ट करेंगे। तो अब डेज 31 मार्च तक हमें जाना है 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से बोले तो जनवरी के 31, फरवरी के 28, अच्छा मार्च 365, ऐसा कुछ बोला तो नहीं है। क्या करूँ, 365 लेके करूँ या नहीं करूँ, 365 लेके करूँ। ठीक है चलो, 365 डेज का मेरा अजम्पशन, और मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सब में 365 ही करते हैं, 365 ही करते हैं, उनको चेंज नहीं करना पड़ता ना। इसीलिए वो ऐसा करते हैं ना। 31, 28 और 31, ठीक है। 20, उसके बाद 28 और 31, उसके बाद में 24 और 31। फिर यहाँ से 13 दिन, उसके बाद में इसके अंदर क्या हो जाएगा, 27 अप्रैल, यहाँ तो निगेटिव 27 अपने को लेना पड़ जाएगा। उसके बाद में 1 फरवरी से 27 दिन फरवरी के, 31 दिन इसके, उसके बाद यहाँ पे 21 दिन इसके, और 31 दिन इसके। उसके बाद में तुम्हारा 1 मार्च से 30 दिन, 23 मार्च से 8 दिन। तो डेज हमने फटाफट फटाफट निकाल लिए। अब फटाफट प्रोडक्ट भी करेंगे, 15,000 इंटू 90। तो फटाफट हमने प्रोडक्ट किया। ठीक है, वो प्रोडक्ट कर लेने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स।
फिर ऑपोजिट साइड में टू इंटरेस्ट, और फिर इधर बैलेंस बाय बैंक अकाउंट। याद रखिएगा इस बार वो सेटल करने वाले, तो 9056 पे सेटल हो जाना चाहिए बाय बैंक। तो हमारा मैच क्यों नहीं हो रहा है भाई 9056 के साथ? लेकिन हमारा मैच क्यों नहीं हो रहा है? 15,000 बराबर है, 15,000 बराबर है। ये हर जगह डेज इनके एक एक एक्स्ट्रा है। उन्होंने इस बार 366 लिया है, इस बार उन्होंने 366 लिया, इस बार उसने नोट लिया है। ठीक है, अपन अपना अजम्पशन लिखेंगे, सीधा हिसाब है। इन वजह से एक बात बोलूँ, आपके एग्जाम में ना कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम 2022 में है, 22-23 में, तो फिर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। तो फिर वो 22-23 कुछ भी आए, आपका लीप ईयर तो है नहीं, आपका एग्जाम में बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं होगा, है ना। ये वाले इसमें क्या है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है लेने का नहीं लेने का। इस बार उसने ले लिया है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस में उसने नहीं भी लिया है। ठीक है, सो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिवाय डेज के बाकी तो कोई भी चीज में फर्क नहीं है। एक चीज नहीं समझी उसने, 24 जनवरी से 3 महीना कहाँ खत्म होता है? 27 अप्रैल को खत्म होगा, उसने 26 जनवरी को, अप्रैल को ले लिया है, 26 ही दिन निगेटिव। ठीक है, चलो उसका गलत ही है, जान दो, छोड़, गलत है ना, मतलब ठीक है भाई, रॉन्ग तो ही है, क्या करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है बेटा, जैसे अपन ने अभी किया, सेम टू सेम वैसा ही है। पूरे सीए में ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या? हाँ विपुल, कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, नए भी आते हैं, रिपीट भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो नहीं नहीं ऐसे ही। अब स्टूडेंट्स अगला वाला जो आप देख रहे हो ना, उसमें अमाउंट हाफ किया हुआ है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं बेटा, अमाउंट हाफ किया हुआ है। ठीक है, जैसे अपना ओपनिंग बैलेंस 7,500 था, अपना ओपनिंग बैलेंस 15,000 था, तो उसका आधा लिया हुआ है। अगला वाला 9,000 का था, मतलब अपना 18,000 था, तो उन्होंने 9,000 लिया है, ऐसे तो सब आधा किया हुआ है। अब इनका देखो 4528 आया है, अपना बराबर इस बार मैच हुआ है, क्योंकि ये वाला उसका लीप ईयर नहीं है, ये वाला लीप ईयर नहीं है, उसका अमाउंट बराबर अपने अमाउंट से आधा आना चाहिए, तो अपना 9056 आया है, तो 4528 बराबर हाफ आया। ठीक है, इस बार एकदम हमारा परफेक्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें देखो प्रोमिसरी नोट, क्या बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट बोल के उसने डाला हुआ है, 27 तारीख है ना। और अब हम तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। स्टूडेंट्स जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस, तो आपको यहाँ पे थोड़े कॉलम्स अलग रखने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर है ना, जैसे बैंक्स वगैरह करती है ना, वैसे वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़े से कॉलम अलग रखने होते हैं। और इस मेथड का दूसरा नाम है पीरियोडिक बैलेंस मेथड। यहां पर आपको हर ट्रांजैक्शन की डेट से अगले ट्रांजैक्शन की डेट तक के ही डेज लेने होते हैं, हर ट्रांजैक्शन की डेट से अगले ट्रांजैक्शन की डेट तक के ही डेज आपको काउंट करने पड़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। इसमें कौन कौन से कॉलम्स की हमें जरूरत पड़ेगी वो बता देता हूं। डेट लगेगा, पर्टिकुलर्स लगेगा, अमाउंट के हमें 2 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। एक हो जाएगा बेटे विड्रॉवल्स और एक हो जाएगा डिपॉजिट्स, या डेबिट और क्रेडिट कह सकते हैं। जब आप बैंक के नजर से बनाओगे ना, तो इधर विड्रॉवल्स और डिपॉजिट्स आप लिखोगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बैंक के लिए भी होता है, क्योंकि ये ज्यादातर अप्लाई किया जाता है बैंकर और कस्टमर के बीच में। ठीक है, तो आप जब करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट के जगह विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स का कॉलम यहां पे बनाएंगे। फिर उसके बाद में आपका कॉलम आएगा बेटा काय का, तो आपका कॉलम आ जाना चाहिए, जैसे डेबिट क्रेडिट हो गया ना, फिर उसके बाद कॉलम आएगा बेटा बैलेंस का। और वो बैलेंस भी कौन सा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, वो बैलेंस कौन सा लेने का है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में बैलेंस के साथ में यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट ये आपको लेना पड़ेगा।
फिर डेज, हाँ मैं रुक गया, फिर यहाँ पे डेबिट प्रोडक्ट और यहाँ पे क्रेडिट प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपके अलग अलग आते हैं। तो डेज, बैलेंस, डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट। एलएफ का कॉलम अगर आपने नहीं भी लिया ना तो भी चलता है। सो अब यहाँ पर आरटीपी नवंबर 22 का एक क्वेश्चन अभी अपन करने वाले हैं। आरटीपी नवंबर 22 तुम्हारी आरटीपी का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो एक्स हैज अ करंट अकाउंट विद अ पार्टनरशिप फर्म, ओके। तो ये आरटीपी नवंबर 22 का ये है। आपको क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट करंट एज ऑन 30th सितंबर बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। शो एक्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। Interest is to be calculated at 10% on debit balance and 8% on credit balance। आया ना, ठीक है ना। नहीं, मेरे नेट में मेरे आज थोड़ा दिक्कत ऐसा मुझे लग रहा है, आज नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा। सो एक्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो एक्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इंटरेस्ट कब से कब तक है, इंटरेस्ट लेना है अपने को, इंटरेस्ट हमें लेना है अप टू 30th सितंबर। ये वाला आप मेरे साथ में करेंगे, 30th सितंबर 2021। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% ऑन डेबिट बैलेंस, कॉमा करके लेना है। इंटरेस्ट रेट 10% on debit balance and 8% on credit balance। तो एक्स का एक करंट अकाउंट था पार्टनरशिप फर्म के पास, उसका डेबिट बैलेंस था 1/7/2021 का। तो 1/7/2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट में 85,000 का बैलेंस है, 85,000 डेबिट। फिर उसके बाद में देखिए उसने कुछ पैसे जमा भी किए हैं और कुछ पैसे विड्रॉ भी किए हैं। जैसे 14 जुलाई को उसने, अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको मतलब अकॉर्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जाना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिए, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना पड़ता है। तो उसके 85,000 पैसे जमा थे, उसने कुछ और पैसे जमा किए। जैसे 14 जुलाई को उसने जमा किया, 18 अगस्त को उसने जमा किया, फिर उसने कुछ विड्रॉल्स भी किए 29 जुलाई को, 9 सितंबर को। फिर आपको बोला है कि डेबिट बैलेंस रहेगा तो 10% और क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो 8% विड्रॉवल करेंगे। तो डेबिट बैलेंस था बेटा उसका कितना, ऑलरेडी 85,000 का। फिर उसने और पैसे जमा किए हैं 1,23,000। ओके, एक्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म हम लोग कर रहे हैं। तो होगा क्या, उसका ही हैड डेबिट बैलेंस, और फिर अब एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए फर्म क्या एंट्री पास करेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, राइट। उसने इतना पैसा जमा किया है तो 14 जुलाई 21, तो वो एंट्री पास करेंगे बाय कैश अकाउंट, और क्रेडिट कॉलम में लिखिए 1,23,000। याद रखिएगा क्रेडिट और कुछ नहीं बल्कि डिपॉजिट का कॉलम होता है। तो 1,23,000 क्रेडिट किया, 85,000 डेबिट था, तो फिर अब नेट क्रेडिट बचा उसका 38,000 का। अब उसका नेट क्रेडिट हुआ बेटा 38,000 का, समझ रहे हो। पहले फर्म के उससे 85,000 लेने थे, अब उसने 1,23,000 जमा कर दिया तो बैलेंस हो चुका है क्रेडिट। फिर ये 14 जुलाई को हुआ,
14 जुलाई के बाद 29 जुलाई का विड्रॉवल आपको पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 29 जुलाई 21 टू कैश अकाउंट, उसने विड्रॉ किए पैसे 92,000, तो 38,000 ही उसके क्रेडिट थे, वो 92,000 डेबिट हो रहा है। सो 92 माइनस 38, इतना अब डेबिट बैलेंस हो गया, फिर से इतना बेटा डेबिट बैलेंस हो गया है। फिर 18 अगस्त को उसने और पैसे जमा किए, 18 अगस्त 21 बाय कैश अकाउंट उसने और पैसे जमा किए 21,000, तो फिर ये डेबिट बैलेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। बैलेंस अभी भी डेबिट ही रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। फिर उसने और विड्रॉवल किया है बेटा टू कैश अकाउंट 9 सितंबर 21 को, और विड्रॉवल किया उसने 11,500, तो डेबिट बैलेंस और बढ़ गया। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट डेज का काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 जुलाई से लेके 14 जुलाई, अब ये ओपनिंग वाला है तो अपने को ओपनिंग का डेट भी कंसीडर करना चाहिए। तो ये हो जाएंगे बेटा 14 दिन। एक्चुअली तो पता है क्या, 13 ही दिन होने चाहिए, क्योंकि 1 से लेके 13 तक का ही बैलेंस आएगा, 14 को तो बैलेंस चेंज हो जाएगा। दिन 13 ही आना चाहिए, लेकिन आई एम श्योर उन्होंने जरूर गलत किया होगा, 14 किया होगा, है ना। मैं 13 लेके कर रहा हूँ क्योंकि उसका सही तो यही होना चाहिए, क्योंकि 13 दिन आपका ये बैलेंस था और 14वें दिन बैलेंस चेंज हो चुका है। तो 14 से 29 जुलाई यानी 15 दिन, 29 जुलाई से 18 अगस्त, तो जुलाई के हो गए बेटा 2 दिन, और अगस्त के 18, 18 अगस्त से 9 सितंबर, तो ये दिन कितने हो गए, 18 अगस्त से 9 सितंबर, 13 दिन अगस्त के और 9 दिन सितंबर के। 9 सितंबर से लेके 30 सितंबर, इसमें ओपनिंग मतलब ट्रांजैक्शन की डेट और क्लोजिंग डेट दोनों भी मुझे लेनी चाहिए। तो इसमें मैं 22 डेज ले रहा हूँ, इसमें मैं 22 डेज ले रहा हूँ, 9 तारीख से लेके पूरी 30 तारीख तक। अब प्रोडक्ट करेंगे 85,000 इंटू 13, बेटा बैलेंस डेबिट था ना, तो डेबिट प्रोडक्ट में लिखने का। जब बैलेंस क्रेडिट होता है तो जो प्रोडक्ट आएगा ना डेज के साथ, वो क्रेडिट प्रोडक्ट में लिखने का। फिर आगे तो सब डेबिट ही डेबिट बैलेंस है। फिर अब डेबिट प्रोडक्ट का टोटल करिए, क्रेडिट प्रोडक्ट का टोटल करिए। डेबिट प्रोडक्ट का टोटल करिए, क्रेडिट प्रोडक्ट का टोटल करिए। डेबिट प्रोडक्ट के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज निकालो एक दिन का। क्रेडिट प्रोडक्ट के ऊपर 8% से ब्याज निकालना है एक दिन का। और इसका जो नेट गैप है, डेबिट का प्रोडक्ट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, तो आप डेबिट करेंगे इसको टू इंटरेस्ट अकाउंट 941, और फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा, जो आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, 45441। इतना और डेबिट हो जाएगा। एक्चुअली बाय बैलेंस कैरी डाउन की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बैलेंस निकाला हुआ है।
चेक कर लेते हैं। उसने पहले वाला 14 डेज लिया था, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उसने गड़बड़ किया होगा, मुझे पता था उसने गड़बड़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये उसका एक्चुअली गलत है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इधर 13 दिन ही आना चाहिए, इधर 13 दिन ही आना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग में अगर आप डेज ले रहे हैं ना बेटा, ओपनिंग में एक दिन एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो 1 जुलाई से अपन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 जुलाई से 13 जुलाई, मतलब 1 जुलाई से 14 जुलाई, 13 ही दिन आना चाहिए। एक्चुअली ये उसका गलत है, ठीक है, 13 ही डेज लेना चाहिए था। एनीवेज चलिए, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा हमारा एक दिन के कारण। 570, 1080, 726, 979, बाकी सब कुछ सेम है हमारा। सिर्फ एक दिन के कारण हमारा 20-30 रुपए के ब्याज का फर्क पड़ रहा है। नहीं, ब्याज भी तो 941 ही आया उसका। अच्छा, उसने क्या किया, ये देखो इतना स्मार्ट है, यहाँ पे लिया, यहाँ लिया, दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ माइनस करके सॉल्व किया। देखो ना, 1089 माइनस 120, हाँ वैसा। इधर 1214 आया उसका, यहाँ चार्ज कुछ अलग ही किया। ठीक है, और यहाँ तो वही चार्ज किया जो अपना आया है। तो तुम समझ रहे हो ना, मतलब अपना ही मैच हुआ है एक्चुअल में अल्टीमेटली। तो आप टेंशन मत लो, अपना आंसर बिल्कुल सही है ना, कोई टेंशन नहीं लेने का, अपना आंसर बिल्कुल सही है बेटा। चलिए, सो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, हमारा बिल्कुल मैच हो चुका है सॉल्यूशन, है ना, कोई टेंशन नहीं। मैंने आप लोगों की सॉल्विंग के लिए इस टेक्निक का एक और क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे रखा है, मैं नहीं करने वाला। ये आईसीआई स्टडी मटेरियल से लिया हुआ क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हैं बाद में। ठीक है, ये आप बाद में ट्राई करिएगा, ये आईसीआई स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है। है ना, आगे ट्रू और फॉल्स अभी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ट्रू और फॉल्स और थेरी का एक ही क्वेश्चन है, नहीं थेरी भी नहीं है इसमें, छोड़ो। चलिए, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन क्या है, द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंकर ऑन ओवरड्रॉन अकाउंट इज कॉल्ड रेडिंग इंटरेस्ट। ओवरड्रॉन को थोड़ी रेडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, वो तो निगेटिव इंटरेस्ट होता है। जब ड्यू डेट जो है ना, वो अकाउंट करंट की डेट के बाद आती है, तो फिर उस पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है वो रेडिंग में लिखा जाता है और उसे रेडिंग इंटरेस्ट कहा जाता है। सो दिस इज फॉल्स। इन अकाउंट करंट रेडिंग इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज ए निगेटिव इंटरेस्ट। ट्रू, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिखना पूरा वापस वही है। देर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट, ये 2 बार आया हुआ है, 2 बार एग्जाम में और 2 बार आरटीपी में भी। तो इसका आंसर क्या है, 3 मेथड है ना, फॉल्स। देर आर 3 मेथड्स, राइट, इंटरेस्ट टेबल्स मेथड, मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये वाला। नेक्स्ट, ये आपके आरटीपी में भी था। इन केस द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, द इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच डेट इज नोन एज रेडिंग इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है, अगर ड्यू डेट आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट है तो उसी को तो रेडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। तो द आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज? यहां हमारा अकाउंट करंट का रिवीजन थरली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सब कुछ हमने कवर कर लिया है बेटा इस सेशन के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं।